Hello, good morning, my dear students of 10th Standard English Medium. Once again, welcome back to my online class of Social Science, Economics, chapter number 17, and Economic Problems and Challenges, Poverty and Unemployment. ये चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर होगा at last. ठीक है, क्योंकि काफी सारे लेक्चर्स इसके हो चुके हैं, काफी लंबा चैप्टर है इसके लिए, बिकॉज वी हैव मेनली डिस्कस्ड अबाउट द टू ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों की बहुत ही डिटेल में इसमें चर्चा की है हमने। और ये आखिरी लेक्चर में, जो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर रहेगा, उसमें वर्ल्ड लेबर मार्केट, उसका डिस्कशन करेंगे हम। वर्ल्ड लेबर मार्केट जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है, शॉर्ट नोट में आ सकता है, ठीक है, और उसको समझना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली एग्जिस्टिंग सिचुएशन में एज अ काइंड ऑफ एजुकेटेड पर्सन वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली वर्ल्ड लेबर मार्केट क्या है। लेबर का मतलब होता है मैन पावर, ठीक है, और मार्केट का मतलब ये होता है कि जो ओपन सिचुएशन जहां पे एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होती है, ठीक है, मैन पावर के लिए, दैट पर्टिकुलर थिंग इन द एंटायर वर्ल्ड, हम यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, तो उसको हम वर्ल्ड लेबर मार्केट कहते हैं। तो इसमें आजकल लेबर का भी एक्सचेंज काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप लोगों को भी शायद मालूम होगा कि लाइक काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ लिख के इंडिया से बाहर दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं, वहां पे सेटल होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए भी वहां पे जाते हैं और फिर स्टडीज खत्म करने के बाद वहां पे सेटल होने का कोशिश करते हैं, बिकॉज इसका मेन प्राइमरी रीजन यही है कि उनको लाइक दे फाइंड दैट देयर आर बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल ओवर देयर एज कंपेयर टू आवर कंट्री, ठीक है, फाइनेंशियल लेवल पे खास करके। तो ये चीज है। तो ये आजकल के जमाने में इन द 21st सेंचुरी इट इज वेरी इजी फॉर different countries to mutually exchange the labor or manpower between the countries. Okay, तो इस चीज को हम समझेंगे। ये टॉपिक शुरू हो रहा है पेज नंबर 143 के ऊपर, जो कि इस लेसन का आखिरी टॉपिक है, वर्ल्ड लेबर मार्केट। When change of labors is there among nations of the world, it is called world labor market. मैंने जितना भी बोला उसको एक ही लाइन में यहाँ पे कंपाइल किया गया है कि चेंज ऑफ लेबर, एक्सचेंज ऑफ लेबर मैं कहूंगा एक्चुअली, कि मैन पावर का जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो एक्सचेंज होता है, ठीक है, उसको वर्ल्ड लेबर मार्केट कहा जाता है। When laborers migrate from one country to another for employment, business, training or higher education, it is called movement of labor at international level. ठीक है, जब लोग, वही चीज जो मैंने आपको आगे बताया कि एजुकेशन के पर्पज से, या तो काम जॉब्स वगैरह करने के पर्पज से, या तो बिजनेस करने के पर्पज से, या तो दूसरे कोई भी लाइक पर्पज से वो दूसरे कंट्रीज में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, यानी अपना देश छोड़ के वो कंट्री में चले जाते हैं, तो उसको भी हम लाइक लेबर का मूवमेंट कह सकते हैं। लेबर, द मूवमेंट ऑफ लेबर एट इंटरनेशनल लेवल, ऐसा हम कह सकते हैं। और उसी को, ये मूवमेंट जो होती है लेबर्स की या मैन पावर की, उसी को वर्ल्ड लेबर मार्केट कहा जाता है, ठीक है। वर्कआउट ऑफ ब्रेन पावर फॉर एजुकेशनल नॉलेज, हायर टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल डेवलपमेंट इन सर्च ऑफ मोर इनकम, मोर फैसिलिटी, बेटर जॉब इज ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। ये एक नया वर्ड है हमारे लिए, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन बेसिकली वही चीज है, माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। तो काफी सारे क्राइटेरियाज होते हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को एक्सपांड करूंगा। अभी तक मैं ये आपको बता रहा था कि जनरली बेटर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए इंसान एक से दूसरे कंट्री में चला जाता है, खास करके फाइनेंशियल लेवल पे। अगर उसको पता है कि वहां पे जाके दूसरे कंट्री में, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, वहां पे जाके उसको अगर पता है कि जो जॉब वो करने वाला है उसमें वहां पे इंडिया के मुकाबले वहां पे ज्यादा अच्छी सैलरी मिल सकती है, तो वहां पे जाएगा। लेकिन उसके अलावा दूसरे भी क्राइटेरिया होते हैं, नॉट ओनली द फाइनेंशियल क्राइटेरिया बट समटाइम्स द बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेटर फैसिलिटी, बेटर सोशल एनवायरमेंट, बेटर फूड, हर एक चीज, बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें आते हैं, ठीक है।
कि लाइक जो फैसिलिटी का लेवल होता है, टेक्नोलॉजी का जो लेवल होता है, उसमें भी कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो इंडिया से काफी आगे हैं। बहुत ही सीधी मैं आपको बात कर रहा हूं कि लोग, आपको शायद आपको पता ही होगा कि लोग अपना देश छोड़ के इतने हजारों मील दूर किसी दूसरे कंट्री में सेटल होने के लिए क्यों जाते होंगे। तो सिर्फ एक फाइनेंशियल क्राइटेरिया नहीं होता है, देयर आर सो मेनी अदर डिफरेंट लाइक जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया उसको छोड़ के भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं कि खास करके बेटर फैसिलिटी, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर सोशल एनवायरनमेंट, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, बेटर एटमॉस्फेयर, ठीक है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो भी बेटर होता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी पॉजिटिव उनको दिखती है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है। और उसी चीज को जो स्किलफुल पर्सन या तो स्किलफुल मैन पावर अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चला जाता है, उसी चीज को हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। क्योंकि स्किलफुल मैन पावर यानी कि एजुकेटेड पर्सन है, उसने अपने ब्रेन का डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, पढ़ना लिखना उसका ट्रेनिंग वगैरह वो सब यहाँ पे हुआ बेसिक लेवल का, ठीक है, और वो स्किल का इस्तेमाल वो दूसरे कंट्री में जाकर करता है। Therefore it is like known as brain drain, ठीक है। तो ये वर्ड नया अगर आपको लगता है तो इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि स्किलफुल इंसान अपने ब्रेन का इस्तेमाल दूसरे एक देश में जाकर करता है, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज ब्रेन ड्रेन, या तो फिर उसको सिंपल वर्ड में माइग्रेशन एट द इंटरनेशनल लेवल पे कह सकते हैं। आप में से भी लाइक मुझे नहीं पता है कितने लोग, लेकिन कुछ ना कुछ आप में से भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऐसा सोच रहे होंगे कि बड़े होके या तो एजुकेशन खत्म करके या तो 12th स्टैंडर्ड खत्म करके हायर एजुकेशन के लिए या तो यहाँ पे पूरा एजुकेशन खत्म करने के लिए सेटलमेंट के लिए हम लोग बाहर चले जाएंगे। ऐसा कई स्टूडेंट्स का ऐसा प्लानिंग होता है। मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स थे, ठीक है, आज से 5-6 साल पहले जिनको मैं पढ़ाता था, तो ऑब्वियसली उनको भी वही बात बोलता था, और लिटरली ऐसा होता है कि आज लाइक 6 साल पहले जो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में थे वो आज ऑलरेडी इंडिया को छोड़ के अब्रॉड चले गए हैं। सो लाइक इन डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया को छोड़ के दूसरे भी बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस हैं, वहां पे ये टेंडेंसी बहुत चलती है कि अपने देश के मुकाबले अगर कोई दूसरे देश ऐसे हैं जो कि बहुत ही डेवलप्ड कंडीशन में है, फुल्ली डेवलप्ड है, ठीक है, वहां पे जाने की काफी लोग सोचते हैं और अपना लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा बनाने का कोशिश करते हैं। इस तरह से इसमें सभी लोगों को सफलता मिलती है ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मायूस होकर वापस भी आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार अपना सोसाइटी, अपना फैमिली वगैरह ये छोड़ के कहाँ पे इतना दूर आ गए। हाँ, बहुत सारे पॉजिटिव हो, लेकिन लाइक इन केस if you are so much concerned about your own culture, heritage, family, society and all that, in case if you are like having so many friends who are living here and you are going to miss them so much after moving away from here, then उनको खास करके ऐसा दिक्कत होती है वहां पे सेटलमेंट होने में। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया कि ज्यादातर लोग सक्सेसफुली वहां पे सेटल हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका विजन क्लियर होता है पहले से कि हाँ यहां से अगर हम जाते हैं तो वहां कितना हमें सेक्रीफाइस करना है वो हमें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन उसके सामने हमने क्या गेन करना है वो भी उनको मालूम होता है। एंड इवेंचुअली कुछ समय की स्ट्रगल करने के बाद, स्ट्रगल तो यहाँ पे भी करनी है, तो उनको ये भी समझदारी होता है कि कुछ समय की स्ट्रगल करने के बाद वहां पे अल्टीमेटली धीरे धीरे करके वहां के माहौल के मुताबिक एकदम से सेटल हो जाते हैं, ठीक है। तो हर एक का ये पर्सनल इंटेंशन, पर्सनल पर्पस होता है बाहर जाने का। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग सोशल स्टेटस रिसेंटली कंट्री वाइड मोबिलिटी ऑफ लेबर बिकम पॉपुलर इन अ नोटवर्दी मैनर। हर एक देश की ये एक टेंडेंसी है, सिर्फ इंडिया की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर हमारा धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इसलिए ये टेंडेंसी मोबिलिटी जो है, लेबर का मोबिलिटी पहले के मुकाबले आजकल बहुत बढ़ गया है। पहले मुश्किल था
यहाँ से इंडिया से या तो किसी भी दूसरे देश से दूसरे कंट्री में जाना बहुत ही मुश्किल था। मुश्किल इसलिए था क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्टेंस सबको ज्यादा लगता था, अभी भी ज्यादा ही है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी ऐसा है कि लाइक विद इन फ्यू आवर्स ओनली यू कैन माइग्रेट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एंड इवन आफ्टर डूइंग दैट, ठीक है, अगर आप वहां पे रहते हो तो आजकल का इंटरनेट का जमाना है, स्मार्टफोन मोबाइल फोन सबके पास होता है, तो लाइक वीडियो कॉल के जरिए इंसान एक दूसरे को देख सकता है, फोन कर सकता है, आराम से आसानी से बात कर सकता है, और कोई ऐसा लगता नहीं है कि लाइक सो एंड सो मेरा लाइक रिलेटिव जो है वो भाई या बहन या तो घर का कोई भी फैमिली मेंबर जो है वो इतना दूर चला गया है, और लाइक ऐसा कुछ होता नहीं है। यू कैन लिटरली वॉच देम on the screen of your mobile phone and talk with them through the video call। ऐसा टेक्नोलॉजी में आज हम रह रहे हैं, जबकि आज से 30-40 साल पहले या उससे भी पहले ऐसा हुआ करता था कि once a person is gone to another country, it would be very difficult for the family members or the relatives to get in touch with him or her, okay, because even the simple landline phone call also used to cost them 30 to 40 रुपीज पर मिनट, जहां पे देखने की तो कोई सवाल ही नहीं आता है, लेकिन एक सिंपल मोबाइल फोन तो थे ही नहीं, लेकिन लैंडलाइन फोन का भी चार्ज जो है वो 1 मिनट का 30-40 रुपए या उससे भी ज्यादा रुपए लगता है। तो मान लो कि यहाँ से कोई अमेरिका में गया है रहने के लिए, आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है, जो लोग सालों से रह रहे हैं उनको खास करके पूछिएगा तो वो लोग बताएंगे कि हाँ, जब हम ऐसा लाइक 30-40 साल पहले माइग्रेट हुए थे तो ऐसी दिक्कत होती थी, एक दूसरे का चेहरा कभी देखने को नहीं मिलता था, until and unless that person would come back to the home country, it would be impossible to watch them face to face। तो इवन बात भी बहुत लिमिटेड मात्रा में होती थी, 2-3-4 मिनट की बातें होती थी एक आध हफ्ते में एक आध बार, क्योंकि उसका बिल बहुत ही हाई आता था। Nowadays that particular situation has completely changed. In case if you have internet connection in your mobile phone, then you can call your relative who is living anywhere in the world, okay, through the Skype, through WhatsApp video call, through Messenger video call, ठीक है, लाइक जो गूगल मैसेंजर होता है उसके थ्रू भी, और वीडियो कॉल्स की काफी सारी एप्स होती है जहां पे आप फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री में आप बात करें। सो दैट दीज आर द रीजंस व्हाई द मोबिलिटी ऑफ लेबर हैज इंक्रीज्ड ड्रास्टिकली इन द लास्ट फ्यू इयर्स। टेक्नोलॉजी की वजह से और ट्रांसपोर्टेशन का जो स्विफ्टनेस है उसकी वजह से लेबर का मोबिलिटी भी बहुत ही लाइक बढ़ गया है आजकल, और सबको ऐसा लगता है कि अब पहले के मुकाबले अब्रॉड कंट्री दूसरे देश में जाके सेटल होना या तो इवन वहां पे जाके वापिस आना वो भी बहुत आसान हो गया है, ठीक है। सो मोबिलिटी हैज इंक्रीज बिकॉज इट हैज बिकम इजियर, दैट्स व्हाई, ओके। As a result of migration to other countries or due to permanent settlement of intelligent and talented people who have spent a lot of money on them, facing a great flaw of personalities having talent and intelligence। अब इससे एक चीज ये होती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि टैलेंटेड लोग जो होते हैं, इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग, स्किलफुल वर्कर्स, वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन जो देश को जरूरी है वो नहीं मिलता है, दूसरे देश को उसका फायदा होता है, ठीक है। तो हर एक इंसान इस तरह से, कहने का मतलब इस टॉपिक में यही बताया गया है कि अपना सेल्फिश तरीके से सोचता है। हाँ, हम कई बार ऐसे अपनी देशभक्ति की बातें करते हैं, ऑल दैट, बट अल्टीमेटली व्हेन इट कम्स टू बिल्डिंग अप द करियर, वी ऑलवेज बिकम सेल्फिश इन आवर थिंकिंग कि चलो मैं अपना योगदान अपने देश को ही दे दूं, ऐसा बहुत ही रेयर केस में लोग सोचते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट, इंडिया के नंबर 1 साइंटिस्ट उनके जमाने में थे जब वो जिंदा थे तब, ठीक है। एंड लाइक ही वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर ऑफ बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटका में, ठीक है। तो उस वक्त उनको नासा से ऑफर्स आती थी, अमेरिका का जो स्पेस सेंटर है नासा, वहां से ऑफर्स आती थी, लाखों डॉलर्स उनको ऑफर किए जाते थे वहां पे जॉब करने के लिए।
ठीक है, लेकिन उनका एक प्री डिटरमाइंड गोल था कि सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, मेरे देश को मेरी जरूरत है, ठीक है। इसलिए सारी ऑफर्स को वो ठुकरा देते थे और जीवन के अंत तक उन्होंने यहीं पे रहना पसंद किया और अपना जितना भी स्किल या नॉलेज या इंटेलिजेंस था उसका कंट्रीब्यूशन उन्होंने इंडिया को दिया, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ऐसे लोगों से हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज, साइंटिफिक एटीट्यूड जिसका है, जिसको ऐसा लगता है मेरे अंदर ऐसी स्किल है तो पैसे कमाने के लिए चलो बाहर चले जाए, जनरल थिंकिंग ऐसा ही होता है, ठीक है। और रिजल्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, अ न्यू सिचुएशन हैज स्टार्टेड राइजिंग इन द इकोनॉमी, ठीक है। काफी सारी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फेवर करते हैं ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये दो फैक्टर जो है उनमें से दो फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमें फेवर करते हैं। प्लस इकोनॉमिकल लेवल जो है वो भी हर एक कंट्री का टैलेंटेड लोगों की वजह से ऊपर आ रहा है धीरे धीरे। इन द प्रेजेंट टाइम डिमांड फॉर पीपल हैविंग नॉलेज एंड स्किल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अलग अलग एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अगर आपके अंदर स्किल है, सपोज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड मेडिकल हैज इंक्रीज। ये कुछ एरियाज हैं जिसमें अगर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आपको नॉलेज है, आपके पास उसके रिलेटेड डिग्री है, स्किल है, एक्सपीरियंस भी अगर है, ठीक है, तो ऐसे मैन पावर की डिमांड दूसरे देशों में रहती है। तो कई लोग इंटरनेट के जरिए अपने घर पे बैठ के भी दूसरे देशों की कंपनियों में अप्लाई करते हैं और उनको वहां से जॉब ऑफर मिलती है, ठीक है। तो वही कंपनियां फिर उनका वीजा वगैरह करवा देती है, तो लाइक वेरी इजीली दे आर एबल टू ट्रैवल टू दैट कंट्री और वहां जाके तुरंत दूसरे तीसरे दिन से वहां पे काम करना शुरू कर भी देते हैं। कुछ कंपनियां फिर ऐसी भी होती है वहां की जो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज में इंटरव्यू करने के लिए आती है कैंडिडेट्स का। उनको पता है कि अगर डेवलपिंग कंट्री के कैंडिडेट्स को अगर हम रिक्रूट करेंगे हमारी कंपनी में तो कंपैरेटिवली उनके देश का जो मैन पावर है उसके मुकाबले ये लोग कम सैलरी में काम करने के लिए राजी हो जाएंगे, जो एक्चुअली वो कैंडिडेट के लिए ज्यादा है लेकिन कंपनी के लिए कम है, ओके। तो वो अपना बजट बचाने के लिए भी इस तरह से डेवलपिंग कंट्रीज में से भी मैन पावर को रिक्रूट करने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं कि यूएस में सिलिकॉन वैली नाम का एरिया है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए काफी फेमस है, पूरा वर्ल्ड में पॉपुलर है। वहां पे जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी टोटल नंबर ऑफ आईटी प्रोफेशनल्स है उसका 70% आईटी प्रोफेशनल सिर्फ इंडिया से है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारे आईटी प्रोफेशनल्स एक्चुअली मोस्ट ऑफ देम स्टडीड ओवर हियर और उनको ऐसा लगा होगा कि एजुकेशन खत्म करने के बाद डेफिनेटली उनको जॉब्स तो मिल ही जाएगी, इवन इंडिया में भी मिल जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल क्राइटेरिया ऐसा होता है कि यहाँ पे अगर 35-40 हजार रुपए की अगर उनको जॉब मिलती है पर मंथ, उसके मुकाबले वहां पे उनको यूएस में महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऐसे मिलते हैं। तो दे वुड टेक अ प्रॉम्प्ट डिसीजन टू माइग्रेट फ्रॉम इंडिया टू देयर। जबकि यूएस की वो जो कंपनियां होती है वो ऐसा सोचती है कि अगर यूएस के सिटीजन्स को वो रिक्रूट करेंगे तो वो सीधा महीने का 3 लाख रुपए सैलरी मांगेंगे, जबकि इंडिया के प्रोफेशनल्स को हम लोग रिक्रूट करेंगे तो वो 1.5 लाख में राजी हो जाएगा। तो वहां पे उनका बजट भी सेव होता है और यहाँ पे इंडियन प्रोफेशनल्स को इंडिया के मुकाबले ज्यादा सैलरी मिलती है। तो दोनों साइड से विन विन सिचुएशन होती है, ठीक है। और इसीलिए जो ये ब्रेन ड्रेन का प्रोसीजर जो होता है, इंटरनेशनल माइग्रेशन होता है, वो बहुत जोरों से आजकल चल रहा है, ठीक है। Many countries are appointing such people who have special qualifications, skill as trained expert laborers and experts। यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि कंट्रीज और उसकी कंपनियां जो है वो स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्किल वाले एक्सपर्ट को डेवलपिंग कंट्रीज से रिक्रूट करते हैं, ठीक है। दे अडॉप्ट एट्रैक्टिव टैक्टिक्स एंड प्रैक्टिसेस विद हाई पर्क्स, पर्क्स यानी सैलरी पैकेज जिसको हम बोलते हैं,
कि उनको ऐसा अट्रैक्शन दिया जाता है कि आपको सालाना इतना डॉलर्स का पैकेज मिलेगा, ठीक है। तो तुरंत जैसे खास करके डेवलपिंग कंट्रीज के जो होते हैं लोग, खास करके एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज के लोग होते हैं, इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, ठीक है, चाइना है, फिर पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफ्रीका के कुछ नेशंस हैं, उनकी करेंसी के मुताबिक उनको यहाँ पे बहुत अच्छा खासा 3 से 4 गुना सैलरी मिलती है, पैकेज या पर्क्स जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। तो उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, और क्योंकि उनको फिर प्रैक्टिकली वही लगे काम तो यहाँ पे भी करना है और वहां पे भी करना है, दिन का 8-9 घंटे काम यहाँ पे भी करना है, दिन का 8-9 घंटे काम वहां पे भी, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि वहां पे 8-9 घंटे काम किए जाए और 3 से 4 गुना सैलरी जो है वो ली जाए, ठीक है। तो ये लाइक एक जनरल थिंकिंग। और दूसरी बात ये भी है कि उनके दिमाग में अपने फैमिली को हेल्पफुल होने का भी एक पर्पस रहता है कि जो 3 से 4 गुना सैलरी उनको वहां पे जाके मिलेगी, उसमें से अगर 30-40 या 50 हजार भी मंथली सेविंग करके अपने फैमिली को भेजेंगे, तो अपने फैमिली का, सिर्फ उनका नहीं, अपने पूरे फैमिली का फाइनेंशियल साइड जो है वो एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल हु माइग्रेट टू दीज डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम इंडिया, okay, they have this tendency of going there, settling down there, working at a decent job, और जितना भी उनके पास सैलरी वगैरह आता है, पैसा वो कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा वो पीरियोडिकली, मंथली या तो बाई मंथली या तो इस तरह से जो जैसे भी उनको सहूलियत हो वैसे अपने रिलेटिव्स को भी भेजते हैं। तो एक फायदा ये है यहाँ पे कि डेवलपिंग नेशंस को ऐसे बाहर की करेंसी जो है वो बाहर से डेवलपिंग कंट्रीज में आती है, तो उस तरह से देखा जाए तो इकोनॉमी में वैसे भी फायदा तो होता ही है कि बाहर की करेंसी यहाँ पे आती है, उनके फैमिलीज को मिलती है 25-50 हजार जो कुछ भी है, उससे उनका भी परचेसिंग पावर बढ़ता है, इकोनॉमी डेवलप होती है, इस तरह से भी होती ही है, ठीक है। तो ये एक फायदा जरूर हम कह सकते हैं। Industrial firms send their employees to foreign countries to obtain required qualification, knowledge and skills so that they may survive the competition. कई बार ऐसा भी होता है, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप का एक सिचुएशन है कि इंडिया का पर्सन जो है वो इंडिया की ही कंपनी में काम कर रहा है, यानी उसका अच्छा खासा एजुकेशन हो गया, सब पूरा हो गया, क्वालिफिकेशन डिग्री उसके पास आ गई, स्किल भी आ गई उसके पास, ट्रेनिंग भी हो गया, उसका जॉब पे भी लग गया है अच्छी खासी एक कंपनी में। तो वो कंपनी जो है इंडिया की कंपनी, वो कई बार उनको फर्दर ज्यादा ट्रेनिंग देने के लिए वो कंपनी भी, इंडिया की कंपनी उनको बाहर भेजेगी अपने एम्प्लॉइज को, ज्यादा उनको टैलेंटेड, ज्यादा स्किलफुल बनाने के लिए, ठीक है। इन सम ओकेजन्स दैट कैन हैपन, ओके। तो उससे उनको यह फायदा होता है कि अगर अपने एम्प्लॉइज को इस तरह से वो ज्यादा स्किलफुल बनाएंगे, बाहर भेज के थोड़े टाइम के बाद वो वापस आ जाएगा वापस अपनी कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन वाले जो माहौल है उसमें कंपनी ज्यादा अच्छे तरीके से सरवाइव कर पाएगी। कई बार ये भी होता है कि कंपनी की कोई दूसरी ब्रांच फॉरेन कंट्री में है, तो वहां पे काम करने के लिए भी अपने एम्प्लॉइज को वो भेजते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है। एम्प्लॉय की मर्जी होती है तो वो जा सकते हैं डेफिनेटली, अगर नहीं है तो फिर दूसरे एम्प्लॉयज का इंतजाम किया जाता है। सो दिस इज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल माइग्रेशन। ये एक इंटरनेशनल माइग्रेशन हम कह सकते हैं, जनरली इसी तरह से होता है। Like country receives foreign exchange as a part of income due to the migration of people to foreign countries for jobs. Okay, एक से दूसरे कंट्री में लोग एम्प्लॉइज अगर दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहां से जो पैसा कमाते हैं अपने देश में भिजवाते हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज भी होता है। इस तरह से पैसे भेजने के काफी सारे जरिए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अपने बैंक से भी लाइक इंटरनल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग से भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं, या तो दूसरे कुछ फाइनेंशियल कंपनियां होती है, वेस्टर्न यूनियन है फॉर एग्जांपल, उसके थ्रू भी अगर आज आपका कोई रिलेटिव यूएस से आपको पैसा भेजता है तो विद इन फ्यू आवर्स ओनली यू कैन गेट इट
okay, in your hand from the local branch of Western Union in your city. ठीक है, तो इस तरह से मनी एक्सचेंज भी होता है लोगों के जरिए because of the flow of foreign currency, foreign money in our country. In this way, problem of foreign exchange is solved in certain extent. जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वही चीज यहाँ पे कि फॉरेन एक्सचेंज की वजह से, यानी कि बाहर हमारे लोग गए हैं, काफी लाखों करोड़ों की संख्या में गए हैं। ठीक है, कुछ कंट्रीज में आपको उसके नाम दूंगा तो इवन आपको भी इवन पता ही होंगे कि यूएस है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूके है जिसका मेन सिटी है लंदन और लेस्टर। वहां पे इतने ज्यादा इंडियन लोग रहते हैं, ठीक है, कि जिसकी गिनती जो है लाखों करोड़ों में हो सकती है। अब इतने सारे लोग इंडिया से बाहर चले गए तो ऑब्वियसली ये सारे लोग जो कुछ भी कमाते हैं, ठीक है, उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा अपना सेविंग या जो भी उनसे बच पड़ता है अपने फैमिलीज को वो बेचते हैं डॉलर्स में या पाउंड्स में या तो वहां की करेंसी। और यहाँ पे वो जब करेंसी कन्वर्ट होके आती है, यूएस डॉलर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आजकल का उसका रेट जो है वो लाइक $1 इज इक्वल टू 74-75 रुपीज चल रहा है। तो ऑब्वियसली कोई 1000 यूएस डॉलर अगर इंडिया में बेचता है तो सीधा उसका 75,000 रुपीज हो जाता है, जो कि एक अच्छी खासी डिसेंट बड़ी रकम है यहाँ पे। तो ऐसे तो लाइक लाखों लोग बेचते हैं पैसे। तो फॉरेन एक्सचेंज का हमारा जो प्रॉब्लम है इंडिया का वो काफी हद तक सॉल्व हुआ है, यानी कि पहले के मुकाबले इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन वो इम्प्रूव हो रही, उसकी वजह ये है कि काफी लोग बाहर चले गए और वो लोग रेगुलरली फॉरेन एक्सचेंज के जरिए वहां की करेंसी में कमा के वो अपने फैमिलीज को यहाँ पे बेचते हैं पैसे। ठीक है, सो इसी चीज को वर्ल्ड लेबर मार्केट कहा जाता है। एंड विद दैट एट लास्ट फाइनली हमारा ये 17th चैप्टर जो है वो आज खत्म हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कम से कम 2 बार लेसन को पढ़िएगा जरूर, और उसके बाद अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, खुद को पढ़ना बहुत जरूरी है ताकि पूरा जो है अंडरस्टैंडिंग आपका एकदम कंसोलिडेट हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आपको एक्सरसाइज करनी है अपनी कैंप पब्लिकेशन या ओशन पब्लिकेशन या नवनीत पब्लिकेशन, जो कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है। अगर रेफरेंस बुक आपके पास नहीं भी है तो भी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको टेक्स्ट बुक लेसन से स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से मिल सकते हैं। तो वो एक्सरसाइज जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में, पेयर नोटबुक में। ठीक है, उसका चेकिंग डेफिनेटली बाद में होगा, बट अदरवाइज this 17th chapter at last comes to an end. Okay, thank you very much for your time and have a great day ahead with your family. Bye bye.